नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्ज़ाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्ज़ाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 11 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। मेमोरी की इकाइयों को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मेमोरी यूनिट से संबंधित। हमें यहां पर 4 प्रकार की मेमोरी यूनिट दी गई हैं और हमसे कहा गया है इन मेमोरी की यूनिट को आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में हम जब भी किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो डेटा की क्वांटिटी को, डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए या नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, उस डेटा की क्वांटिटी को, डेटा की मात्रा को नापने के लिए या मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं, जैसे कि एक मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। बिट होती है 0 और 1। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट होता है। निबल 4 बिट को मिलाकर एक निबल क्रिएट होता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट क्रिएट होता है। बाइट सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट 2 ही होती हैं, 0 और 1। जब 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल क्रिएट होता है। जब 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट क्रिएट होता है। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी क्रिएट होता है। जब 1024 केबी मिलते हैं, केबी मतलब किलोबाइट, तो एक एमबी बनता है। जब 1024 एमबी मतलब मेगाबाइट मिलते हैं तो 1 जीबी मतलब 1 जीबी बनता है। और जब 1024 जीबी मतलब गीगाबाइट मिलते हैं तो 1 टीबी बन जाता है। टीबी मतलब टेराबाइट। इस प्रकार से और भी कई मेमोरी यूनिट होती हैं। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बिट। बिट मतलब बाइनरी डिजिट, जो कि 2 ही होती हैं, 0 और 1। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट होता है। 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट होता है। 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी बनता है। केबी मतलब किलोबाइट। जब 1024 केबी मिलते हैं तो एक एमबी बन जाता है। एमबी मतलब मेगाबाइट। जब 1024 एमबी मिलते हैं तो 1 जीबी बनता है। जीबी मतलब गीगाबाइट। और जब 1024 जीबी मिलते हैं तो 1 टीबी बन जाता है। टीबी मतलब टेराबाइट। यहां पर हमें 4 मेमोरी यूनिट दी गई हैं, किलोबाइट, टेराबाइट, बाइट और गीगाबाइट, जिनको हमें आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होगी? बाइट। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बाइट। बाइट के बाद आ जाएगा किलोबाइट दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? गीगाबाइट। और चौथे नंबर पे क्या आएगा? टेराबाइट। मतलब जो हमारा आंसर होगा वह होगा 3142। 3142। जो मेमोरी की 4 यूनिट दी गई थी उनको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे मतलब बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले आएगा बाइट। बाइट के बाद आ जाएगा किलोबाइट। किलोबाइट के बाद गीगाबाइट और गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो मेमोरी यूनिट दी गई थी उनको आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते क्रम में जमाने पर हमें आंसर मिलेगा 3142। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल 11 के बराबर बाइनरी ब्लैंक है। डेसिमल 11 के बराबर बाइनरी ब्लैंक है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, जिसमें हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है 11, जिसका हमें बाइनरी निकालना है। बाइनरी क्या होगा? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। यहां पर आपको एक साथ कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। 4 प्रकार के। आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10। एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16। हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? 10, जो कि यहां पर हमें नंबर दिया गया है 11। 11 मतलब 11 है, के बराबर बाइनरी क्या होगा हमें यहां पर बताना है। मतलब एक डेसिमल नंबर हमें दिया गया है, हमें इसको किस में बदलना है? बाइनरी में बदलना है। इसको बदलना बहुत ही आसान होता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। डेसिमल नंबर हमें दिया गया है 11। 11 मतलब 11, 11 है। इसको हमें किस में बदलना है? बाइनरी में। बाइनरी में मतलब 01 में बदलना है। आपको कोई भी डेसिमल नंबर यदि बाइनरी में बदलना हो तो इसको बदलने के कई तरीके हैं, लेकिन हम यहां पर आपको सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका बताने वाले हैं। आपको नंबर दिया गया है 11। 11 मतलब 11। 11 को यदि आपको बाइनरी में बदलना है तो आप एक नंबर लिखें 8421। 8421 नंबर लिख लें आप अपना। आप इसको राइट से भी लिख सकते हैं 1, डबल किया तो 2, डबल किया तो 4, डबल किया तो 8। 8 4 2 1, या आप इसको राइट से लिख सकते हैं 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 भी हो सकता, 32 64 भी हो सकता। जितना बड़ा नंबर होगा हम इस सीरीज को वहां तक बढ़ा लेंगे। अब हमें इस 8 4 2 1 में यह देखना है कि 11 बनाने के लिए किस किस नंबर की जरूरत है। 11 कैसे बनेगा? 8 की जरूरत है तो 8 को 1 दे देंगे। क्या 4 की जरूरत पड़ेगी? 8 और 4 तो हो जाएगा 12। 4 की जरूरत नहीं है तो 4 को 0 दे दीजिए। 8 2 10, 2 की जरूरत है तो इसे 1 दे दिया। 10 और 1 कितना होगा? 11। 1 की भी जरूरत है तो इसको भी 1 दे देंगे। यह हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या होगा? 1011। यह हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हमने इसको कैसे सॉल्व किया, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें डेसिमल नंबर दिया जाता 13 डेसिमल नंबर था। इसका हमें बाइनरी निकालना, तो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे 8421। अब 13 बनाना है, 13 बनाना है तो 13 कैसे बनेगा? 8 4 12, 2 की जरूरत नहीं है तो 0, 1 13। 8 4 12 और 1 13 है। जिस जिसकी जरूरत है उसको 1 दे दो, जिसकी जरूरत नहीं उसको 0 दे दो। हो सकता है आपको एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपसे बोला जाए 30 का बाइनरी निकालिए। डेसिमल नंबर है 30, इसका क्या निकालना आपको? बाइनरी। तो आप 30 का बाइनरी कैसे निकालेंगे? अब आपको सीरीज को आगे बढ़ा लेना है। 1 2 4 8 16। अब इनसे आप इसको बनाकर देखिए। 16 की जरूरत पड़ेगी। 16 और 8 24, 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30 हो जाएगा। 1 की जरूरत नहीं तो ऐसे 0 दे देंगे। यह हमारा 30 बाइनरी में बदल गया। तो आपको यदि बड़ा नंबर दिया जाता है तो आप इस सीरीज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। हमें दिया गया था 11 मतलब कि 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1011। आप देख सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना कितना आसान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों की स्पीड मतलब गति को मापने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फ्लोटिंग पॉइंट
गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों की स्पीड को मापने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऐसे कंप्यूटर जो कि फ्लोटिंग पॉइंट में गणना करते हैं, उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए, नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऐसे कंप्यूटर जो कि फ्लोटिंग पॉइंट में गणना करते हैं, ऐसे कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए एमफ्लॉप्स का यूज किया जाता है। एमफ्लॉप्स मतलब मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट की गणना करने वाले कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, उनको नापने के लिए एमफ्लॉप का यूज किया जाता है। एमफ्लॉप्स मतलब मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों की स्पीड को मापने हेतु एमफ्लॉप्स का यूज किया जाता है। एमफ्लॉप का फुल फॉर्म होता है मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो सही विकल्प क्या होगा? यदि आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो सही विकल्प क्या होगा? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड में आपने यदि कोई फाइल बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें केवल आपको कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को प्रिंट करना है, तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे? हमने एमएस वर्ड में एक फाइल बनाई जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट टाइप है, कई पेज हैं, लेकिन यदि हमें केवल 2 लाइनों का प्रिंट आउट निकालना है या हमें एक पैराग्राफ का प्रिंट आउट निकालना है, तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना होगा? यह ऑप्शन प्रिंट टॉपिक से संबंधित है। प्रिंट जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी। प्रिंट ऑप्शन फाइल मेनू में प्राप्त होता है और प्रिंट ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है। यदि हमें एमएस वर्ड में केवल सिलेक्टेड टेक्स्ट को प्रिंट करना है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को प्रिंट करना है, तो प्रिंट की शॉर्टकट की पहले देख लीजिए कंट्रोल प्लस पी होती है। अब कंट्रोल प्लस पी ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रही है। यहां पर तो शिफ्ट प्लस पी है, यहां पर ऑल्ट प्लस पी है, तो यह दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। जिस टेक्स्ट का हमें प्रिंट आउट निकालना है, पहले तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही प्रिंट आउट निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? टेक्स्ट को हाईलाइट करें। हाईलाइट करें मतलब सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस पी दबाएं। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट की शॉर्टकट की है। प्रिंट विकल्प में केवल प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करें, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। हमें यदि सिलेक्टेड टेक्स्ट का प्रिंट आउट निकालना है तो पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे और जो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें सिलेक्ट कर देंगे प्रिंट सिलेक्शन, तो केवल उतना ही टेक्स्ट प्रिंट होगा जितना हमने सिलेक्ट किया है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने एक पेज पर टेक्स्ट टाइप किया है, लेकिन यदि हमें केवल एक पैराग्राफ को प्रिंट करना है तो हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल पी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट की शॉर्टकट की है। यहां हमसे पूछा जाता है हमें कितना प्रिंट आउट निकालना है, तो हम यहां पर सिलेक्ट कर देंगे प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन मतलब जितना हमने सेलेक्ट किया होगा केवल उतना ही टेक्स्ट प्रिंट होगा, उसके अलावा टेक्स्ट को प्रिंट नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में हमने पहले टेक्स्ट को हाईलाइट किया, देन कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया और प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक कर दिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक पीसी शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग शामिल है और बूटअप के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से किसमें एक पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग शामिल है और बूटअप के लिए आवश्यक है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पीसी को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम स्टोर होता है और बूटअप के लिए आवश्यक होता है। बूट करने का मतलब क्या है? बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करना।
कंप्यूटर को ऑन करना कहा जाता है कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर को ऑन करना ही कहलाता है कंप्यूटर को बूट करना। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है। बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है। जब बूटिंग प्रोसेस चलती है उस समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस में एक पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग स्टोर होती है, शामिल होती है और बूटअप के लिए आवश्यक है। तो हमारे कंप्यूटर में रोम होती है, रोम जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है। रोम मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। रोम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। रोम के अंदर बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस प्रोग्राम रोम में स्टोर होता है। इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है जिसे फर्मवेयर कहा जाता है। रोम में स्टोर प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोम जो कि एक प्राइमरी मेमोरी का टाइप है, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी होती है जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो पीसी को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। रोम में बायोस प्रोग्राम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे फर्मवेयर भी कहा जाता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब स्थायी मेमोरी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करता है? यह क्वेश्चन स्टोरेज डिवाइस से संबंधित है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं? जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती हैं। हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो ट्रैक और सेक्टर का यूज करती है? वह होती है हार्ड डिस्क जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर होता है, जो डिस्क होती है, उसमें मल्टीपल ट्रैक होते हैं, और ट्रैक को डिवाइड किया जाता है सेक्टर में। हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर होता है, जो डिस्क होती है, उसमें मल्टीपल ट्रैक बने होते हैं, और ट्रैक को डिवाइड किया जाता है मल्टीपल सेक्टर में। फिर इन सेक्टर के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो हार्ड डिस्क इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हार्ड डिस्क जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी है जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क का टाइप है जिसमें ट्रैक और सेक्टर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डी रैम में डी अक्षर को संदर्भित करता है? कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डी रैम में डी अक्षर को संदर्भित करता है? यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है जो कि रैम से संबंधित है। रैम क्या है? रैम जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी होती है, जो कि डेटा को
टेम्परेरी स्टोर करती है। टेम्परेरी, रैम में डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। सीपीयू करंट टाइम पर जिस डेटा का यूज करता है उस डेटा को रैम में स्टोर कर दिया जाता है। तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है, जो कि डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करती है। रैम के दो टाइप होते हैं, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हमसे पूछा गया था, डी रैम में डी अक्षर का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डायनामिक, एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N का उपयोग ब्लैंक के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N का उपयोग ब्लैंक के लिए किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड में यदि हम Ctrl+N को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने की शॉर्टकट की होती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। Ctrl+N नई फाइल को बनाने की या न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने की शॉर्टकट की होती है और न्यू ऑप्शन फाइल मीनू के अंतर्गत प्राप्त होता है। फाइल मीनू के अंतर्गत जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। यदि हम Ctrl+N को प्रेस करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग में एमएस वर्ड में A4 पेपर का आकार होता है। प्रिंटिंग में एमएस वर्ड में A4 पेपर का आकार होता है। प्रिंटिंग करते समय एमएस वर्ड में जब हम A4 साइज का पेपर प्रिंट करते हैं तो उस पेपर की साइज कितनी होती है, यह हमसे पूछा गया है। प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटिंग मतलब डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना, जिसके लिए हम Ctrl+P शॉर्टकट की का यूज करते हैं। Ctrl+P हम शॉर्टकट की यूज करते हैं जिससे कि हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट ऑप्शन के लिए हमें फाइल मेनू पर क्लिक करना होता है। फाइल मेनू के अंदर प्रिंट ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय जो A4 साइज का पेपर होता है उसकी साइज हमसे पूछी गई है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में हमारा जो A4 साइज का पेज होता है वह होता है 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर गुणित 19.7 सेंटीमीटर A4 साइज के पेपर का आकार मतलब की साइज होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो A4 साइज का पेपर होता है उसकी साइज 21 सेंटीमीटर गुणित 29.7 सेंटीमीटर होती है। यह क्वेश्चन आपसे इंच में भी पूछा जा सकता है कि A4 साइज के पेपर की जो साइज होती है वह इंच में कितनी होती है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एमएस वर्ड में लेआउट टैब के अंतर्गत यहां पर हम पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में एक टैब होता है पेपर में जब आप यहां पर पेपर की साइज सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं A4 साइज का पेपर सिलेक्ट है जिसकी साइज यहां पर इंच में कितनी दिखाई जा रही है? इंच में होती है चौड़ाई विड्थ 8.27 इंच और हाइट मतलब लंबाई 11.69 इंच। इंच में जो A4 साइज के पेपर की साइज है वो कितनी है? 8.27 इंच और लंबाई मतलब की हाइट 11.69 इंच। इंच में होती है 8.27 और 11.69, जबकि सेंटीमीटर में कितनी होती है? 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर.7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण में स्टार्ट बटन उपलब्ध नहीं होता है? निम्न में से
किस ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, संस्करण मतलब वर्जन में स्टार्ट बटन उपलब्ध नहीं होता है। हमें 4 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन उपलब्ध नहीं होता है। ओएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। संस्करण मतलब वर्जन, तो यहां पर हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शन दिए गए हैं। विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यहां पर हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 वर्जन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से किस विंडोज के वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं होता है। वह विंडोज 8 है। विंडोज 8 जो है इसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है, जबकि विंडो 10 में, विंडो 7 में, विंडो विस्टा में स्टार्ट बटन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज 8 में स्टार्ट बटन उपलब्ध नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड में एक इलस्ट्रेशन मतलब उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड में एक इलस्ट्रेशन उदाहरण नहीं है? इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स, चित्र, इमेज, उसे कहा जाता है इलस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड में एक इलस्ट्रेशन उदाहरण नहीं है? इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्र, ग्राफिक्स, इमेजेस। तो एमएस वर्ड में जब आप इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, जो कि इंसर्ट टैब के अंदर होता है, इंसर्ट टैब के अंदर एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है, जहां पर कई प्रकार के ग्राफिक्स से संबंधित ऑप्शन होते हैं, जैसे कि शेप, स्मार्ट आर्ट, आइकन, स्क्रीनशॉट, चार्ट, कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है ग्राफिक्स। तो आइकन भी ग्राफिक्स हैं, स्मार्ट आर्ट भी ग्राफिक्स हैं, शेप भी ग्राफिक्स हैं, लेकिन बुकमार्क ग्राफिक्स नहीं है। बुकमार्क का उपयोग तो डॉक्यूमेंट में किसी फिक्स लोकेशन पर जल्दी से जाने के लिए किया जाता है। फास्ट स्पीड में डॉक्यूमेंट में किसी लोकेशन पर जाने के लिए बुकमार्क का यूज किया जाता है। बुकमार्क ग्राफिक्स नहीं है, जबकि ग्राफिक्स क्या क्या है? शेप, स्मार्ट आर्ट, आइकन, इमेज, चार्ट, स्क्रीनशॉट, यह सभी हमारे कहलाते हैं इलस्ट्रेशन या ग्राफिक्स। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुकमार्क इलस्ट्रेशन का उदाहरण नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो का वह कौन सा भाग है जहां स्क्रॉल बार दिखाई देता है? विंडो का वह कौन सा भाग है जहां स्क्रॉल बार दिखाई देता है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप कोई विंडो ओपन करते हो तो विंडो का ऐसा कौन सा भाग होता है जहां पर स्क्रॉल बार दिखाई देता है? जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार के बाद जब आपका पेज होता है, वर्कशीट होती है, तो आपको एक तो राइट साइड में यहां स्क्रॉल बार दिया जाता है और एक बॉटम में स्क्रॉल बार दिया जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर की विंडो में 2 जगह पर स्क्रॉल बार होते हैं, एक तो राइट साइड पर और एक बॉटम मतलब कि नीचे। स्क्रॉल बार का यूज पेज को, वर्कशीट को या हमारे वर्किंग एरिया को अप डाउन करने के लिए या लेफ्ट और राइट करने के लिए किया जाता है। तो विंडो में स्क्रॉल बार 2 जगह पर हो सकते हैं, बॉटम मतलब नीचे और राइट मतलब दाएं तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी विंडो में स्क्रॉल बार 2 जगह पर हो सकते हैं, बॉटम मतलब नीचे और राइट मतलब दाएं तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 124 निबल्स के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सा 124 निबल्स के बराबर है? निबल्स वर्ड आ रहा है यहां पर, निबल्स। आज की वीडियो में ही हमने जो पहला क्वेश्चन समझा था उसमें हमने निबल के बारे में भी समझा था। निबल क्या है? निबल हमारे कंप्यूटर की एक मेमोरी यूनिट होती है। मेमोरी यूनिट होती है। हमने पहला ही क्वेश्चन समझा था मेमोरी यूनिट से संबंधित। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट डेटा की मात्रा को, डेटा की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं,
जो कि हमने पहले ही क्वेश्चन में समझी थी। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट दो ही होती हैं, 0 और 1। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल क्रिएट होता है। जब 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल क्रिएट होता है, और जब 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट क्रिएट हो जाता है। बिट सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल क्रिएट होता है, जब 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट क्रिएट होता है। मतलब निबल को हाफ बाइट भी कहा जाता है। निबल को हाफ बाइट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक निबल में 4 बिट होती हैं, जबकि एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? 8। तो 8 बिट का हो गया एक बाइट, 4 बिट का हो गया एक निबल, तो निबल को कहा जाता है हाफ बाइट। हमसे पूछा गया है 124 निबल हैं। 124 निबल के बराबर क्या होगा? 62 बिट्स, 62 बाइट्स, 124 बिट्स या 124 बाइट्स। 124 निबल हैं और एक निबल बाइट से आधा होता है। एक निबल बाइट से आधा होता है, तो 124 निबल के बराबर क्या हो जाएगा? 62 बाइट्स हो जाएगा। मतलब जब 62 बाइट होंगे तो इसका डबल हो जाएगा 124 निबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 124 निबल के बराबर 62 मतलब 62 बाइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एक निबल में 4 बिट होंगे और एक बाइट में 8 बिट होंगे, तो 8 बिट का आधा होता है एक निबल। यदि हम 62 बाइट को लें तो उसमें 124 निबल हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज पर मौजूद वह शब्द क्या कहलाता है जिस पर क्लिक करने से यह एक अन्य डॉक्यूमेंट को खोल देता है? वेब पेज पर मौजूद वह शब्द क्या कहलाता है जिस पर क्लिक करने से यह अन्य डॉक्यूमेंट खोल देता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेब पेज पर मौजूद एक ऐसा शब्द क्या कहलाता है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो कोई अन्य डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज किसी वेबसाइट का एक पेज होता है। वेबसाइट के पेज को कहा जाता है वेब पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज से मिलकर बनी होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है और वेब पेज पर हाइपरलिंक बनी होती है। हाइपरलिंक क्या है? जब हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो जाते हैं, या हाइपरलिंक पर क्लिक करने से कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल भी ओपन हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसी वेब पेज पर उपलब्ध होता है जिस पर क्लिक करके हम किसी दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट ओपन भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव होम पेज पर नई फाइल बनाने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जाता है। गूगल ड्राइव होम पेज पर नई फाइल बनाने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन हमसे गूगल ड्राइव से पूछा गया है कि गूगल ड्राइव का जो होम पेज होता है, यदि वहां पर हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी है तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड का मतलब इंटरनेट या नेटवर्क से होता है। क्लाउड का मीनिंग इंटरनेट या नेटवर्क से होता है, जिसका उपयोग ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। क्लाउड का मीनिंग इंटरनेट या नेटवर्क से होता है, जिसका उपयोग ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। करंट टाइम पर हम जो भी इंटरनेट के माध्यम से सर्विस यूज करते हैं वह सभी सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस होती है। गूगल ड्राइव भी एक क्लाउड का एग्जाम्पल है, जिसे कि गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है।
हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें गूगल ड्राइव में एक नई फाइल बनानी है तो हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे। गूगल ड्राइव में न्यू ऑप्शन के द्वारा एक नई फाइल को क्रिएट किया जाता है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में नई फाइल बनाने के लिए न्यू ऑप्शन का ही यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यू नहीं है। निम्न में से कौन सा एक व्यू नहीं है। हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक व्यू नहीं है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड से, एमएस वर्ड में हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो पेज बनाते हैं, उसको अलग अलग तरीके से शो करने के लिए हमें कई प्रकार के व्यू दिए जाते हैं। व्यू, एमएस वर्ड में हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो पेज बनाते हैं, उसको अलग अलग तरीके से शो करने के लिए हमें कई प्रकार के व्यू दिए जाते हैं। सभी व्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। व्यू टैब के अंतर्गत एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। हमें 4 ऑप्शन दिए गए और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक व्यू नहीं है। तो एमएस वर्ड में रीड मोड होता है, प्रिंट लेआउट तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है, वेब लेआउट होता है, ड्राफ्ट मोड होता है और आउटलाइन व्यू होता है, लेकिन साइड बाय साइड व्यू नहीं होता है। एमएस वर्ड में रीड मोड होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, वेब लेआउट व्यू होता है, ड्राफ्ट मोड होता है और आउटलाइन व्यू होता है, लेकिन साइड बाय साइड नाम का कोई व्यू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइड बाय साइड। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में व्यू टैब के अंतर्गत हमें टोटल 5 प्रकार के व्यू दिए जाते हैं। डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू, इसके अलावा रीड मोड होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन व्यू होता है और ड्राफ्ट मोड होता है। इस प्रकार से टोटल 5 व्यू होते हैं, लेकिन साइड बाय साइड व्यू नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीक द्वारा किस प्रकार का वाणिज्य मतलब कॉमर्स संभव है। तकनीक द्वारा किस प्रकार का वाणिज्य या कॉमर्स संभव है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके होने वाले बिजनेस को क्या कहा जाता है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के द्वारा होने वाले बिजनेस को ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई कॉमर्स। तकनीक द्वारा ई कॉमर्स प्रकार का वाणिज्य या कॉमर्स संभव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई कॉमर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एमएस वर्ड के होम टैब में एडिटिंग कमांड पर रिप्लेस ऑप्शन चुनते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। जब आप एमएस वर्ड के होम टैब में एडिटिंग कमांड पर रिप्लेस ऑप्शन चुनते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड के होम टैब में, एमएस वर्ड के होम टैब में एडिटिंग ग्रुप होता है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर रिप्लेस नाम का ऑप्शन है। यदि हम उस पर क्लिक करेंगे तो कौन सी विंडो, कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यह हमसे पूछा गया है। यहां पर आपको एक साथ 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक, एडिटिंग ग्रुप के अंदर ऑप्शन होता है फाइंड। एडिटिंग ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को सर्च करना। डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को सर्च करने के लिए फाइंड का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। एक ऑप्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से चेंज कर देना, बदल देना, वह होता है रिप्लेस। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। फाइंड और रिप्लेस दोनों ही ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में प्राप्त होते हैं। जब हम रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो विंडो ओपन होती है वह होती है फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो। यदि हम रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या Ctrl+H को प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो या डायलॉग बॉक्स शो होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइंड एंड रिप्लेस। जब हम
एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस ऑप्शन को चुनते हैं तो डायलॉग बॉक्स शो होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में एडिटिंग ग्रुप होता है। यहां पर यदि हम रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करें तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें रिप्लेस टैब एक्टिवेट मिलेगा, रिप्लेस टैब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइंड एंड रिप्लेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में रिव्यू टैब पर निम्न में से क्या मौजूद नहीं होता है। एमएस वर्ड में रिव्यू टैब पर निम्न में से क्या मौजूद नहीं होता है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड में जो रिव्यू टैब होता है उसमें निम्न में से कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं होता है। रिव्यू टैब का यूज डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए किया जाता है। रिव्यू करने का मतलब क्या होता है, चेक करना। डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए मतलब चेक करने के लिए रिव्यू टैब का यूज किया जाता है। रिव्यू टैब के अंदर ऐसे ऑप्शन होते हैं जो डॉक्यूमेंट को चेक करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। एक ऑप्शन होता है थिसोरस, थिसोरस जो कि किसी शब्द का सिनोनम या एंटोनम बताता है जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। एक ऑप्शन होता है वर्ड काउंट, वर्ड काउंट क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट की एक रिपोर्ट शो करता है जिसमें यह जानकारी होती है कि हमारी फाइल में कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइन हैं, कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं। और वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। यह तीनों ही ऑप्शन रिव्यू टैब में होते हैं लेकिन इंसर्ट टेबल ऑप्शन रिव्यू टैब में नहीं होता है, यह ऑप्शन इंसर्ट टैब में होता है, इंसर्ट टैब में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट टेबल ऑप्शन रिव्यू टैब में नहीं होता है, इंसर्ट टैब में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में पेज ब्रेक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि पेज ब्रेक टॉपिक से संबंधित है। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, एक पेज की जानकारी को एक से अधिक पेज पर ट्रांसफर करने के लिए पेज ब्रेक का यूज किया जाता है। इसके नाम से ही समझ सकते हैं, पेज ब्रेक मतलब एक पेज की इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके एक से अधिक पेज पर भेजने के लिए पेज ब्रेक का यूज किया जाता है। जो पेज ब्रेक ऑप्शन है यह एमएस वर्ड के लेआउट टैब में प्राप्त होता है, लेआउट टैब में। एमएस वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है, पेज सेटअप ग्रुप जिसके अंदर ब्रेक्स नाम का ऑप्शन होता है, ब्रेक्स। और एमएस वर्ड में ब्रेक की दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। एक होती है पेज ब्रेक की कैटेगरी, एक होती है सेक्शन ब्रेक की कैटेगरी। पेज ब्रेक में 3 ऑप्शन होते हैं और सेक्शन ब्रेक में 4 ऑप्शन होते हैं। पेज ब्रेक 3 प्रकार का होता है, सेक्शन ब्रेक 4 प्रकार का होता है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है जो कि एमएस वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप में होता है। पेज ब्रेक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पेज, एक होता है कॉलम, एक होता है टेक्स्ट रैपिंग। जो पेज ब्रेक है इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है हमारा पहला पेज, दूसरा ऑप्शन होता है हमारा कॉलम और तीसरा ऑप्शन होता है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। लेकिन यहां पर कंटिन्यूअस नाम का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड के ब्रेक, पेज ब्रेक के अंतर्गत 3 प्रकार के ब्रेक होते हैं, पेज, कॉलम और टेक्स्ट रैपिंग, लेकिन कंटिन्यूअस नाम का कोई पेज ब्रेक वहां पर अवेलेबल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसे हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एमएस वर्ड के लेआउट टैब में ब्रेक ऑप्शन होता है जहां पर एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक में पेज होता है, कॉलम होता है, टेक्स्ट रैपिंग होती है, कंटिन्यूअस तो सेक्शन ब्रेक में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस पेज ब्रेक का टाइप नहीं है, सेक्शन ब्रेक का टाइप है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा।
जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।